ये 2025 का एक नया कोरियन ड्रामा है जिसमें एक अजीब सी लव स्टोरी दिखाई गई है जहां एक इंसान और एक जिनी के दरमियान कहानी चलती है। कहानी शुरू होती है दुबई की ट्रैवल से, जहां का यंग डेजर्ट में घूम रही होती है। अचानक उसे एक पुराना सा चिराग मिलता है। वो गुस्से में उसे दूर फेंक देती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि चिराग वापस उसके पास आ जाता है। तब उसे समझ आती है कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि एक जादुई लैंप है। और फिर बिल्कुल कहानियों की तरह उस लैंप से एक जिनी निकल आता है। लेकिन ये जिनी बिल्कुल अलग होता है। वो नॉर्मल जिनी जैसा नहीं लगता। वो अपना इंट्रो देने ही वादा होता है कि अचानक का यंग अजीब हरकतें करने लगती है। सिर्फ जिनी ही अजीब नहीं, बल्कि का यंग भी नॉर्मल इंसान जैसा रिएक्ट नहीं करती। वो खुशी से विशेस नहीं मांगती, बल्कि उसे इग्नोर करके वहां से चला जाती है। वो सीधा होटल वापस चला जाता है। लेकिन जब वो रूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जिनी पहले से ही सोफा पर बैठा होता है। उसके लंबे बाल पूरे रूम में फैले होते हैं। जिनी कहता है कि वो दोनों 900 साल पहले भी मिल चुके हैं। का यंग इस बात को झूठ समझती है, क्योंकि कोई इंसान इतने साल जिंदा नहीं रह सकता। फिर जिनी उसे पुरानी कहानी सुनाता है। 900 साल पहले जब इंसान बनाए गए तो जिनी ने इंसानों के खिलाफ एक शर्त लगाई। उसने कहा कि वो इंसानों को गुमराह करके उन्हें जहन्नुम तक ले जा सकता है। इसलिए उसने खुदा से चैलेंज लिया। खुदा ने कहा कि वो सब लोगों को गुमराह कर सकता है, लेकिन अगर उसे कोई एक प्योर सोल वाला इंसान मिल गया तो वो शर्त हार जाएगा और उसे सख्त सजा मिलेगी। 900 साल पहले का यंग ने अपनी जान कुर्बान करके दूसरों की मदद की थी। इसी वजह से जिनी शर्त हार गया और उसे 900 साल के लिए कैद कर दिया गया। जिनी ने सोचा था कि जब वो आजाद होगा तो का यंग से बदला लेगा, लेकिन इस दफा भी लैंप उसी के हाथ लगता है। अब रूल ये है कि जिनी अपने मास्टर को नहीं मार सकता, सिर्फ उसकी विशेस पूरी कर सकता है। रूल सिंपल हैं। मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, फ्यूचर में नहीं ले जा सकता, बाकी सब कुछ पॉसिबल है। का यंग समझ जाती है कि जिनी के इरादे ठीक नहीं हैं। जिनी खुद बताता है कि उसका प्लान ये है कि इंसानों की विशेस पूरी करके उनकी डिजायर्स बढ़ाए, ताकि उनकी रूह करप्ट हो जाए और वो जहन्नुम में गिर जाएं। अब जिनी फैसला करता है कि वो का यंग को अपनी पावर का एक्सपीरियंस कराएगा और उसे एक डेंजरस गेम में डाल देता है। लेकिन 900 साल पहले वाली लग्जरी दुनिया आज के जमाने में बिल्कुल फनी लगती है। आजकल हर जगह कार्स और मोटरसाइकिल्स चल रही हैं, इसलिए उसकी पुरानी पावर्स का कोई यूज नहीं। जिनी अभी बाइक समझ ही रहा होता है कि एक मोटरसाइकिल उसे टकराकर 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। इसी वक्त का कायांग को अपनी नानी का फोन आता है, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है। कायांग बचपन से ही एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। उसे इमोशंस महसूस ही नहीं होते। वो बचपन से ही रूथलेस थी, इतना कि उसके अपने पेरेंट्स ने भी उसे छोड़ दिया था। उसे गांव में नानी के पास भेज दिया गया। उसकी मॉम पैसे भेजते थे, लेकिन नानी को इस बात पर बहुत दुख होता था। नानी बहुत अच्छी और सब्र वाली थी। वो कायांग को बार बार सही रास्ता सिखाती थी। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती तो नानी उसे रोक देती और उसे भी वही दर्द महसूस करवाती। ये उसकी जिंदगी का पहला रूल था, अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस रूल की वजह से कायांग ने अपने अंदर के वायलेंट इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया। नानी की मोहब्बत की वजह से वो कम से कम नॉर्मल इंसान जैसा बन गया। लेकिन जिनी लगातार उसके साथ चिपका रहता है और उसे विशेस मांगने के लिए मजबूर करता है, उससे झगड़ा करता है, लेकिन दूसरों को लगता है कि वो खुद से बात कर रहा है। फिर तब उसे एहसास होता है कि उसकी नॉर्मल इमेज टूट रही है और वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जिनी को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन वो वापस उसके रूम में आ जाता है। फिर वो जिनी को बेचने की कोशिश करती है, लेकिन वापस आने पर जिनी फिर उसके सोफा पर बैठा होता है। जिनी कहता है कि अब वो उसका गुलाम है और वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कायांग फिर सोचती है कि शायद और लोग भी होंगे जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। वो एक एंटीक शॉप जाती है और लैंप्स देखने लगती है, लेकिन जिनी फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वहां भी उसके सामने आ जाता है। आखिर कायांग हार मान लेती है और कहती है कि चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। वो जिनी से पूछती है कि क्या तुम मुझे उड़ा सकते हो। जिनी फौरन उसे उठाता है और दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। वो उसे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है, जहां से पूरा शहर दिख रहा होता है। कायांग पहली बार इतना खूबसूरत मंजर देखकर हैरान होता है, लेकिन अचानक वो जिनी को धक्का दे देती है। जिनी नीचे गिरता है और उसकी चीख की आवाज आती है। कायांग के चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि वो हमेशा किसी को मारना चाहती थी, लेकिन नानी की वजह से कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जिनी उसका परफेक्ट टारगेट बन गया है। कुछ देर बाद जिनी वापस आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि उसका जिस्म टूट गया था और उसे वापस जोड़ना पड़ा। गुस्से में वो कायांग का गला पकड़ लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो एक विश मांगे, वरना वो उसे मार देगा। जिनी कहता है कि चाहे कायांग 3 विश मांग ले, उसके बाद वो उसे फिर भी मार देगा। लेकिन इतनी बड़ी धमकी के बावजूद कायांग बिल्कुल नहीं डरती। उल्टा वो जिनी से कहती है, विशेस छोड़ो, सीधा मुझे मार दो। जिनी इस बात पर हैरान रह जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा रिएक्ट नहीं करता। फिर भी वो गुस्से में उसे दोबारा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन गिरते वक्त भी कायांग के चेहरे पर जरा सी भी डर की फीलिंग नहीं होती, बल्कि वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंसती रहती है। ये देखकर जिनी सच में शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कैसे एक वक्त की इतना नेक लड़की अब इतना कोल्ड और बेहिस बन गई है। आखिर जिनी उसे वापस उठा लेता है और गुस्से में कहता है कि वो उसके सिवा पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। लेकिन का यंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इंसानियत की बिल्कुल परवाह नहीं होती। इस तरह ये दिन गुजर जाता है। का यंग कुरे अपने घर वापस जा रही होती है और जानबूझकर लैंप होटल में छोड़ देती है, लेकिन जिनी फिर भी उसके साथ प्लेन में आ जाता है। मतलब वो बिल्कुल चिपक गया है, जैसे कोई भूत हो।
गांव वापस आने पर सब लोग उसे कायंग को देखते हैं क्योंकि जीनी भी उसके साथ होता है। लोग समझते हैं कि वो बाहर से कोई अजीब दोस्त ले आया है। कायंग कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि गुस्से में आकर जीनी को मारने की कोशिश करती है। ये सब उसकी नानी देख लेती है, लेकिन जीनी उस वक्त इनविजिबल हो जाता है, इसलिए कायंग दूसरों को पागल लगती है। वो अकेला ही हवा में वार करती रहती है। नानी फौरन उसे रोकती है और कहती है कि अपना कंट्रोल वापस लाओ। वो उसे कहती है कि घड़ी की टिक टिक सुनो। ये टिक टिक उन दोनों का बचपन से एक रूल था। जब भी कायंग कंट्रोल खो देती थी तो वो घड़ी की आवाज सुनती थी। बचपन में टीचर्स भी कंप्लेन करती थी कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन नानी ने कभी उसे छोड़ा नहीं। वो उसे बार बार सिखाती रही कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। अगर गुस्सा ज्यादा हो तो घड़ी टिक टिक की आवाज सुनो, 60 तक काउंट करो। अगर फिर भी कंट्रोल ना हो तो 2 मिनट तक सुनते रहो। क्योंकि कायंग दूसरों के इमोशंस समझ नहीं सकती, इसलिए नानी ने उसे अलग अलग फीलिंग सिखाई, जैसे दुख क्या होता है और खुशी क्या होती है। उसे टीवी में लोगों के चेहरे देखकर इंसान बनना सीखने को कहा गया। स्कूल जाने से पहले नानी उसके जूतों में छोटी सी पत्थरी मतलब स्टोन रख देती थी ताकि वो बेचैनी का एहसास समझ सके। नानी चाहती थी कि जब लोग उसे नापसंद नजर से देखें तो वो समझ सके कि दूसरे लोग भी उसकी वजह से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कायंग नानी की बातें सुनती थी, मगर उसे लगता था नानी बहुत बोर करती है। उस वक्त उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो नानी से दूर हो जाए। नानी ने उसे कहा, अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो और बहुत पैसा कमा लोगी तो तुम मुझसे दूर जा सकते हो। इस बात के बाद कायंग ने बहुत मेहनत की, हर साल फर्स्ट आती रही और आखिर एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जब वो यूनिवर्सिटी गई तो नानी सबसे ज्यादा खुश थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने सबको हैरान कर दिया क्योंकि उसने कार रिपेयर वर्कशॉप खोल ली, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पैसा ज्यादा है। अब जब वो जीनी को घर लाता है तो नानी पूछती है, तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और तुम्हारा काम क्या है? जीनी ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं दे पाता और नानी के सवालों से घबराकर भाग जाता है। मिलना चाहिए। गांव के लोग भी कायंग को बचपन से जानते थे और जब पता चलता है कि वो एक लड़का लेकर आई है तो पूरा गांव बात करने लगता है। विलेज हेड भी उसे मुबारक देने आता है। कायंग चाहती है कि जीनी चुप रहे, लेकिन विलेज हेड उससे मिलना चाहते हैं। जीनी अपनी मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में ग्रीट करता है, फेस टच ग्रीटिंग करता है, मतलब नोज से नोज टच करता है, जिससे विलेज हेड नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि जीनी बदतमीजी कर रहा है। जीनी ये देखकर तुरंत वहां से भाग जाता है। कायंग मुश्किल से सिचुएशन संभालती है। बाद में वो सुपरमार्केट जाता है और जीनी फिर उसके पीछे आ जाता है। कायंग डरती है कि वो इनविजिबल न हो जाए, वरना लोग उसे पागल समझेंगे लगेंगे। इसलिए वो एक रैंडम आदमी को पकड़ के पूछती है, क्या तुम्हें मेरे पास कोई हैंडसम बंदा नजर आ रहा है? वो आदमी कहता है, हाँ, बहुत हैंडसम है। ये सुनकर जीनी खुश हो जाता है और धीरे धीरे इंसानी दुनिया की चीजें सीखने लगता है। जैसे कि कहते हैं, अच्छा सीखना मुश्किल होता है, बुरा सीखना आसान। जीनी भी जल्दी ही गेमिंग का आदत बना लेता है और बच्चों के साथ स्ट्रीट गेम्स खेलता रहता है। जल्दी ही उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं और वो एक नशेई की तरह कायंग से पैसे मांगता है। तब कायंग को समझ आती है कि ये पैसे उसकी नानी के हैं और वो गुस्से से भर जाता है। कायंग उसका पीछा करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जीनी समझ जाता है कि बात खराब हो रही है तो तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन रस्ते भर हर साइन बोर्ड पर लिखा होता है, मुझे पैसे दो, 1000 वॉन दो। घर के दरवाजे तक पहुंचते ही जीनी फिर से आ जाता है और फिर पैसे मांगता है। कायंग बिना कुछ सोचे उसे जोर से गाड़ी से टकरा देती है। जीनी दूर जा गिरता है। उसी दिन कायंग अपने एक दोस्त से मिलती है जो डेंटल क्लिनिक की डायरेक्टर होती है। वो भी सुन चुकी होती है कि कायंग एक नया लड़का घर लाई है। वो उस आदमी के बारे में पूछती है। जब उसे पता चलता है कि ना उसकी डिग्री है ना कोई जॉब है और पैसे मांगता है तो वो गलत समझ लेती है कि वो 1000 नहीं बल्कि 10 मिलियन वॉन मांग रहा है। वो हैरान हो जाती है। फिर कायंग बताती है कि उसने उसे मारा भी और गाड़ी से उड़ा भी दिया, तो दोस्त और भी शॉक हो जाती है। अगला दिन जीनी फिर आ जाता है और सीधा वर्कशॉप में घुसकर उसे बंद कर देता है। वो धमकी देता है कि अगर विश नहीं की तो वो पूरा शहर जला देगा, बल्कि पूरी दुनिया को आग लगा देगा। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वर्कशॉप में एक साइड डोर भी है। कायंग उसकी तरफ पागल जैसी नजर से देखती है और साइड डोर से निकल जाती है। फिर वापस आकर टूल्स से उसे बुरी तरह पीटती है। फायर अलार्म बज जाता है और फायर फाइटर्स आ जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो आग बुझ चुकी होती है और सिर्फ कायंग किसी को पीट रही होती है। जीनी का सर पर डेंट बन जाता है और उसका हाथ भी टूट जाता है। फिर भी वो कहता है कि मैं गलत हूँ, मुझे मारो। लोग ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और समझते हैं कि दोनों पागल हैं। कायंग सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि खुद को मारने का भी प्लान बना रही होती है। उसके लिए दुनिया में सिर्फ उसकी नानी इंपॉर्टेंट है। वो सोचती है कि जब नानी नहीं रहेगी तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि नानी के बाद वो भी मर जाएगा। वो अपनी डेथ प्लान करती है, जैसे डाइविंग एक्सीडेंट या माउंटेन से गिरना, ताकि सब डेथ नेचुरल लगे। इस प्लान के लिए वो पहले से तैयारी भी करती है और अपनी और नानी की कब्रों का इंतजाम करती है। ये बात वो सिर्फ अपने दोस्त क्लिनिक डायरेक्टर को बताती है। दोस्त उदास हो जाती है लेकिन उसे रोक नहीं पाती। कायंग हर काम बहुत प्लानिंग से करती है, क्योंकि जीनी अक्सर इनविजिबल हो जाता है और लोग उसे पागल समझते हैं। इसलिए वो एक डिवाइस खरीदती है ताकि जब जीनी इनविजिबल हो तो उसे पता चल सके। लेकिन जीनी फिर भी उसे कन्विंस करता रहता है कि विश मांगो। कायंग हैरान होती है। कायंग पूछती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा जिद क्यों कर रहे हो कि मैं विश मांगू? जीनी जवाब देता है कि वो बस इंसानों को गिरता हुआ देखना चाहता है।
जब कोई विश मांगता है तो वो लालच और खुदगर्जी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन कायंग कहती है कि वो खुद दुनिया का सबसे बुरा इंसान है और बाकी लोग उससे बेहतर है, इसलिए ऐसा होना मुमकिन नहीं। कायंग एक शर्त लगाती है, अगर रास्ते में मिलने वाले 5 लोगों की विशेस पूरी की जाए और उनमें से 3 लोग ना गिरे, मतलब करप्ट ना हो, तो वो हार मान लेगी और फिर खुशी से जिनी के हाथ मर जाएगी। जिनी फौरन खुशी से मान जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो जीत जाएगा। उसने पहले भी बहुत लोगों को लालच में गिरते देखा है। फिर रास्ते में उन्हें 4 लोग और एक कुत्ता मिलता है। पहली शख्स एक सुपरमार्केट वर्कर आंटी होती है जो रोज मेहनत करती है और नीचे लेवल की जिंदगी जीती है। जिनी सोचता है कि ये जरूर लालची विश करेगी। दूसरी एक लड़की यंग का स्कूलमेट होती है जो बैंक में काम करती है। सैलरी कम है लेकिन दूसरों के पैसे देखकर जलती रहती है। जिनी को लगता है ये भी आसानी से गिर जाएगा। तीसरा आदमी एक गेस्ट हाउस ओनर का बेटा होता है जो जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर सका। चौथा आदमी एक यंग बंदा होता है जो अपनी बीवी के साथ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है लेकिन उनका यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल नहीं होता। और आखिरी एक छोटा कुत्ता होता है जो भी एक जिंदा मखलूक है, इसलिए शर्त में काउंट होता है। शुरू में जिनी बहुत कॉन्फिडेंट होता है लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगता है। वो समझता है कि पहली विश कायंग ने खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रखी है। इसका मतलब है कि वो अभी भी इंसानियत पर यकीन रखती है। ये उसके पुराने पास्ट लाइफ जैसा ही लगता है। जिनी डर जाता है कि कहीं वो फिर से ना हार जाए, इसलिए वो आसमान में उड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन मॉडर्न दुनिया में रेडार सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है और कंट्रीज के बीच टेंशन स्टार्ट हो जाती है। मजबूरन वो वापस आ जाता है। कायंग उसे कहती है कि जाओ और लोगों की विशेस पूरी करो। जिनी सुपरमार्केट वाली आंटी के पास जाता है। वो बहुत खुश होकर विश करती है कि वो एक उस स्टोर की मैनेजर बन जाए जहां वो काम करती है। जिनी तुरंत उसकी विश पूरी कर देता है। मैनेजर बनने के बाद वो उस यंग बॉस को नीचा दिखाती है जो पहले उसे तंग करता था। अब वो फख्र से चलती है और खुश होती है, लेकिन उसके पुराने कलीग्स फ्रेंड उसकी इज्जत नहीं करते क्योंकि उसकी प्रमोशन अचानक हुई होती है। वो उदास हो जाती है। फिर वो जिनी के पास आती है और दूसरी विश करती है कि वो 20 साल पहले वापस जाए और उस वक्त मैनेजर बने, ताकि उसे सालों का एक्सपीरियंस मिल जाए और शुरू से ही वो अपना काम अच्छी तरह कर सके, लोग भी उसकी इज्जत करें और 20 सालों में काफी पैसा भी जमा हो जाए। जीनी उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। लेकिन जब वो पास्ट में वापस जाती है तो जीनी कायंग के पिछले जन्म देखने लगती है। पहला जन्म। कायंग एक ऐसी लड़की थी जो जंग में दूसरों के लिए जान दे देती थी। जीनी अचानक उस जमाने के दरबार में आ जाता है जहां लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वो कायंग से पूछता है कि तुम दूसरों के लिए क्यों अपनी जान देती हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दूसरे जन्म में जाता है। इस बार कायंग एक आज़ादी के लिए लड़ने वाली इंसान होती है जो जापानीज ऑफिसर्स के खिलाफ लड़ रही होती है। जीनी के अचानक आने से सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो सबको हरा देता है। जब तक वो सबको खत्म ना कर दे, कायंग वहां से गायब हो चुकी होती है। जीनी फिर वापस उस वक्त प्रेजेंट में आ जाता है और कायंग को बताता है कि उसने 2 विशेस पूरी कर दी हैं। लेकिन कायंग कहती है, मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो। जीनी उसे एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर ले जाता है। वो कहता है कि अभी एक अनोइंग आदमी आएगा, तुम उसके पास से एक पर ले लेना और भाग जाना। ये पर एक ऐसी चीज बन जाएगा जो सिर्फ सच लिखेगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आता है। अचानक जीनी कायंग को पुश कर देता है। वो सीधा नीचे गिरने लगती है। वो आदमी फौरन उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है। खुद भी गिरते गिरते बच जाता है। आखिरी लम्हों में वो अपने पर खोल देता है। वो असल में एक फरिश्ता यानी एंजल होता है। जमीन पर गिरते ही कायंग उसका पर लेकर भाग जाती है। जीनी फिर उस एंजल के सामने आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। पता चलता है कि दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है। कायंग घर वापस आती है और उस पर को इंक में डिप करके लिखने लगती है। वो टेस्ट करती है कि क्या ये सिर्फ सच ही लिखता है। वो लिखती है, मैं अपनी नानी के लिए बोझ हूँ, लेकिन लिखा हुआ बदल जाता है, मैं अपनी नानी की ताकत हूँ। ये देखकर कायंग शौक हो जाती है। वो ये बात अपनी नानी को बताती है। उसके पास हर हफ्ते 3 दिन की फिक्स छुट्टी होती है। ये 3 दिन वो इसलिए रखती है ताकि जब उसकी नानी ग्रैंडमदर मर जाए तो वो अपनी सुसाइड प्लान कंप्लीट कर सके। जीनी ने 900 साल इंतजार किया था उसे दोबारा मिलने का, इसलिए वो नहीं चाहता कि कायंग इतनी आसानी से मर जाए। इसलिए वो डिसाइड करता है कि नानी की जिंदगी थोड़ी और लंबी करे। वो घर के काम करना शुरू करता है, किचन का काम, खेतों का काम, और पूरा दिन काम करके थक जाता है। रात को वो कायंग को लेने आता है और दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। लेकिन कायंग खिड़की से बाहर देखकर सोच में खो जाती है। जीनी उसे एक हाई बिल्डिंग के रूफटॉप पर ले जाता है। कायंग कहती है कि उसे जीनी पसंद है क्योंकि उसके सामने उसे इमोशंस फेक नहीं करने पड़ते। वो कहती है कि उसे अंधेरा पसंद है क्योंकि अंधेरे में कोई उसकी बे इमोशनल फेस नोटिस नहीं करता। जीनी ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और एक स्नैप करता है। पूरा शहर अंधेरे में चला जाता है। कायंग हैरान हो जाती है। उसके फ्रेंड ने उसे बताया था कि अगर कोई लड़का एनवायरनमेंट रोमांटिक बनाए तो शायद वो किस करना चाहता है। जीनी मना करता है, लेकिन कायंग डायरेक्टली उसे किस कर देती है। लेकिन उसे किस में कोई स्पेशल फीलिंग नहीं महसूस होती, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। अगली सुबह वो फिर से किस करने की जिद करती है। जीनी डर के भाग जाता है। फिर वो कायंग से झूठ बोलता है कि किस करने के लिए बारिश और शराब जरूरी है। लेकिन अंदर ही अंदर जीनी के इमोशंस चेंज होने लगते हैं। वो कायंग और उसकी नानी की फिक्र करने लगता है।
फायरवर्क्स के टाइम पर एक चोर उसका दिया हुआ गिफ्ट चुरा लेता है, लेकिन वो उसे वापस ले आता है बिना किसी को हर्ट किए। रात को वो मैजिक से फायरवर्क्स में कायांग का नाम लिख देता है, क्लियर कन्फेशन स्टाइल, हार्ट। फिर भी वो खुद को समझाता है कि वो सब सिर्फ उसे करप्ट करने के लिए कर रहा है। कायांग फायरवर्क्स देखकर कंफ्यूज्ड और थोड़ा परेशान हो जाती है। उसने कायोंग को बताया कि वो कायोंग को जीनी के अजाब से बचाएगा, क्योंकि कायोंग कमजोर नहीं है और जीनी खुद इंसानों के सामने झुक गया है। इसीलिए फरिश्ता खुदा के हुक्म के मुताबिक जीनी को सीधा मार सकता है। कायोंग इस प्रपोजल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। उसे लगता है कि ये फरिश्ता भी सिंपल नहीं है, क्योंकि फरिश्ता देखने में नेक लगता है और गांव के बुजुर्गों को अलग अलग तोहफे देता है, लेकिन जिस बुजुर्ग को भी वो तोहफा मिलता है थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। घर जाकर उसने फरिश्ते के आने की बात और जो कुछ फरिश्ते ने कहा था सब जीनी को बता दिया। वो जानना चाहती थी कि जीनी और फरिश्ते के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है या नहीं। जीनी ने बताया कि पहले फरिश्ते और जिन दोनों को खुदा ने बनाया था, लेकिन जिनों में लालच और ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने खुदा के बराबर होने की कोशिश की और जंग शुरू कर दी। इस जंग में ज्यादातर जिन फरिश्तों के हाथों मर गए, सिर्फ कुछ ही जिंदा बच गए। जो बच गए वो अब ज्यादातर छुप कर रहते हैं बॉटल्स और कंटेनर्स में। कायोंग ने जिस फरिश्ते के पर नोच दिए थे वो उस पुरानी फरिश्ता आर्मी का लीडर था। उसने बहुत से जिन मार दिए थे, लेकिन जीनी को नहीं मार सका। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी है, चाहे हजारों साल गुजर गए हों। ये फरिश्ता अब भी जीनी को मिटा देना चाहता है। कायोंग और ज्यादा क्यूरियस हो गई कि दूसरे जिन क्या क्या एबिलिटीज रखते हैं। जीनी ने बताया कि कुछ जिन नींद को कंट्रोल करते हैं, कुछ रूहों के फूलों की हिफाजत करते हैं और कुछ बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश का सुनते ही कायोंग की आंखें चमक उठी। ये देखकर जीनी फौरन वहां से भाग गया। इसी वक्त फरिश्ता दोबारा एक